हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। हम आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजिट टेस्ट 2.0 में। तो दोस्तों, ये जो आप लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं ये हमारा हिस्ट्री से रिलेटिव क्वेश्चंस हैं, जो कि हमने 50 क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो चलिए चलते हैं, 51 क्वेश्चन हमारा है। तो ये हमारा टॉपिक था गुप्त वंश। क्या था हमारा टॉपिक? था गुप्त काल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बिना देरी किए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, अजंता गुफाओं के सरीखी या जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो किसके जैसी? अजंता के जैसी और गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ हैं? तो जो अजंता की जैसी गुफाएं थी वो मध्य प्रदेश में बागधार में है अजंता की गुफाएं। सरीखी है मतलब उसके जैसी, बागघर में है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश ने अवधि में शासन किया। तो गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया था? तो उसने जो है 319 से 500 ईसा पूर्व, ठीक है, 319 से 500 ईस्वी के अवधि में शासन किया था गुप्त वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। तो जो बाल विवाह की प्रथा थी वह किस काल में आरंभ हुई थी या शुरुआत हुई थी? तो वह जो है गुप्त काल में हुआ था। किस काल में? बाल विवाह का जो प्रथा आरंभ हुआ था वो गुप्त काल से आरंभ हुआ था। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो जो सोने के सिक्के चलते थे पहले, तो वो जो है सर्वाधिक या सबसे ज़्यादा गुप्त काल में ही जारी किए गए थे। किसमें? सोने के सिक्के सर्वाधिक गुप्त काल में जारी किए गए थे। अगला प्रश्न हमारा, यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा था? तो यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित जो भारतीय ग्रंथ था वो पहला ग्रंथ था अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या था? अभिज्ञान शाकुंतलम यूरोपीय भाषा में प्रथम भारतीय ग्रंथ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो जो सती प्रथा थी उसका पहला उल्लेख जो था वो एरड़ अभिलेख से मिलता है। किससे? एरड़ अभिलेख से सती प्रथा का पहला उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। तो जो गुप्त वंश के शासक थे तो वो कैसे कैसे थे? तो पहले कौन से शासक थे जो कि गुप्त वंश पर या गुप्त काल में शासन किए थे? तो हमारे पहले शासक थे चंद्रगुप्त। ठीक है, पहले शासक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। दूसरे थे समुद्रगुप्त। ठीक है, तीसरे थे, तो जो तीसरे शासक थे वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। और हमारे जो चौथे शासक थे कुमारगुप्त। और हमारे पांचवा शासक कौन थे? स्कंदगुप्त। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो क्रम है वो सही है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ई है, क्या है? ऑप्शन ई, 1 2 3 4 5 यह क्रम हमारा जो है गुप्त वंश के शासकों का क्रम सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ प्राप्त हुआ है? तो जो गुप्तकालीन सिक्के थे उनका जो ढेर था वो सबसे अधिक जो है बयाना या भरतपुर में मिला था। कहाँ? बयाना या भरतपुर में सबसे बड़ा ढेर प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो वो जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसके जो संस्थापक थे वो थे कुमारगुप्त। कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम थे विश्वविद्यालय या नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार
निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? तो जो गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार था वह जो है ताम्रलिपि, किससे? ताम्रलिपि पतन से संचालित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखेंगे, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे। तो जो गुप्त काल में गुप्तों ने जो सिक्के, चांदी के सिक्के जारी किए थे उसे जो है रूपक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उसे गुप्त काल में उस चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। अगला प्रश्न हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के हाल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? तो किसका? विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र वह था उज्जैन। क्या था? उज्जैन था जो विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र था गुप्त काल में, चंद्रगुप्त के हाल में। अगला प्रश्न हमारा, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो जो कालिदास ने रचना की थी या जो भी कृति थी उनकी, वह कौन सी कृति थी? तो वह थी अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या थी? अभिज्ञान शाकुंतलम जो था वो कालिदास द्वारा रचित एक रचना थी और उसकी जो गिनती होती थी वो विश्व की प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग से होता है? तो हम देखेंगे जो मैथ में यहाँ पे दशमलव या फिर पॉइंट बोलते हैं, उसका जो आविष्कार हुआ था उसके श्रेय कौन थे? उसका आविष्कार किस काल में हुआ था या किस युग में हुआ था? तो उसका आविष्कार गुप्त युग में हुआ था। किसमें? दशमलव का आविष्कार गुप्त युग में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं है? तो इसमें से चलिए देखते हैं कौन सा है। चार ऑप्शन दिया है। पहला है स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्लभ होना। दूसरा है हमारा हुड़ों का आक्रमण। हमारा तीसरा ऑप्शन है भारतीय शासकों का विद्रोह और चौथा ऑप्शन है सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन डी है, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह के कारण ही गुप्त वंश का पतन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीड़ा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया? तो ऐसा कौन सा शासक था जो कि स्वयं की ही आकृति को जो है सिक्कों में बीड़ा बजाते हुए अंकित करवाया था? तो वो जो शासक थे समुद्रगुप्त थे। कौन थे? समुद्रगुप्त थे, जो कि अपने ही चित्र को सिक्कों में बीड़ा बजाते हुए अंकित करवाया था या कि उसमें बनवाया था अपने चित्र को। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो जो गणित विषय है या उसको जो है पृथक या अलग रूप में स्थापित आर्यभट्ट ने किया था। किसने? आर्यभट्ट ने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था। अगला प्रश्न हमारा, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम या नवनीतकम का संबंध है? तो जो गुप्तकालीन पुस्तक था उसका क्या नाम था? नवनीतकम। तो इसका संबंध किससे था? तो इसका संबंध था चिकित्सा से। ठीक है, नवनीतकम जो पुस्तक था इसका संबंध चिकित्सक से या चिकित्सा से था। अगला प्रश्न देखेंगे, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो जो तांबे के सिक्के जो जारी किए गए थे वो पहला शासक था रामगुप्त। ठीक है, रामगुप्त ने प्रथम बार गुप्त वंश में तांबे का सिक्का जारी किया था। अगला प्रश्न है हमारा, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, तो वह कौन सा राजा था जो कि विक्रमादित्य की पदवी को या पद को ग्रहण किया था? तो दोस्तों वह थे चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय थे जिसने विक्रमादित्य की पदवी को ग्रहण किया था। अगला प्रश्न हमारा है, कुतुब मीनार के निकट
स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? तो जो कुतुब मीनार के पास में लौह स्तंभ है वह वैज्ञानिकों का ध्यान जो अपनी तरफ खींच रहा है या आकर्षित कर रहा है, वो किस कारण? तो वह जो है उनकी जंगरोधकता के कारण। ठीक है, जो लौह स्तंभ है वह अपनी जंगरोधकता के कारण वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया है क्वेश्चन, पुनर्वर्धन मुक्ति या पुनर्वर्धन भुक्ति या प्रांत अवस्थित थी? तो जो पुनर्वर्धन प्रांत था वह कहाँ पे अवस्थित था? तो दोस्तों वह जो है उत्तर बंगाल में। कहाँ? उत्तर बंगाल में पुनर्वर्धन भुक्ति या प्रांत अवस्थित था। अगला प्रश्न हमारा, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से देखो, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया और चित्रांकन किया गया, और दूसरा है गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? तो यहाँ पे जो पहला उदाहरण था वो कहाँ से है? अजंता की गुफाओं से किया गया था। ठीक है, पहला उदाहरण अजंता की गुफाओं से किया गया था। तो इसमें से जो हमारा दूसरा उदाहरण है वह बाघ गुफाओं से किया गया था। ठीक है, प्राचीन भारत में जो गुप्त काल से संबंधित गुफा थी, पहला था अजंता की गुफाओं में किया गया था और दूसरा उदाहरण वह बाघ गुफाओं से अवशिष्ट या चित्रांकन उदाहरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था? तो जो परम भागवत उपाधि थी, ठीक है, उसको सर्वप्रथम समुद्रगुप्त ने, ठीक है, समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था। हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए होंगे तो। रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में किस शिलालेख से मिलती है? तो जो रेशम बुनकर थे, ठीक है, उनकी जो श्रेणी थी, उनकी श्रेणी की जानकारी तो वह 10पुर शिलालेख से मिलती है। ठीक है, तो जो रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी थी वह 10पुर शिलालेख से प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।